ठीक है, चलो अभी क्या हम स्टार्ट करने वाला है, यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज अकाउंट्स का जो नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो ये चैप्टर इतना सिंपल आपके लिए बन जाएगा। मैं कोई चैप्टर ये बोलता नहीं हूँ कि भाई ऐसा है वैसा है। भाई मेरा काम है आपके लिए हर चैप्टर कुछ भी हो पोर्शन पे वो आपको सिंपल तरीके से कराना, और ऐसा कराना कि भाई आप कभी भी उसको याद करो, आपके लाइफ में आपको चीजें आपको ध्यान में आए। क्योंकि अकाउंटिंग ये ऐसी चीज है, ये आपका फील्ड है जिसके अंदर आप आगे चल के यहाँ पे काम करने वाले हो प्रैक्टिकल लेवल पे, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आगे चल के आपको ये चीजें जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जब आप जाओगे, ठीक है, तभी भी आपको ये सब चीजों की क्या आनी चाहिए, मदद आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये चैप्टर। उसके पहले एक चीज बता दूं, अगर मैं पोर्शन वाइज बात करूं, यहाँ पे 50% पोर्शन कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। 6th चैप्टर डिसोल्यूशन है, 7th चैप्टर है आपका यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 8th है आपका यहाँ पे शेयर्स वाला जो है इशू ऑफ शेयर्स का। उसके बाद लास्ट के 2 टॉपिक बचते हैं, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, में पूरा का पूरा अच्छे तरीके से जैसे हम डिटेल कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में थोड़ा चले जाता है, ऑप्शन वाइज चले जाता है, ठीक है। तो हम हर चैप्टर को उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ पे, ताकि आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ सको, और आगे भी आपको जहाँ पे भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत हो वहाँ पे आपका दिमाग बराबर से चलता रहे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर। उसके पहले कुछ लाइन लिखी गई है, APJ अब्दुल कलाम, बराबर है, क्या थे, प्रेसिडेंट थे हमारे, बराबर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जो अभी नहीं रहे हमारे साथ। तो जरा देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी डोंट जस्ट बिल्ड ऑन सक्सेस, वी ऑल्सो बिल्ड ऑन अवर फेलियर। तो जो सक्सेस पे तो हमें अपने आप को बोलते हैं ना आगे तो पहुंचाना ही है लेकिन जो हमारे फेलियर्स है उसको भी हमें साथ में लेके सीख के उनसे आगे बढ़ना है, ताकि हमें उसके ऊपर भी हमारी जो जीत की बुनियाद है उसके ऊपर भी रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजों के साथ चालू करते हैं टॉपिक, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसको चालू करने से पहले ठीक है, चलो अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने ये देखा कि ये क्या था, एक केक का हिस्सा था जो मैं बार बार आपको बताते जा रहा था एडमिशन के टाइम पे। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या चेंजेस आए इसके अंदर। सबसे पहले तो पूरा हिस्सा कौन चला रहा था भाई, 2 पार्टनर मिलके चला रहे थे, बराबर है। स्टोरी देखो कैसे कैसे बदल रही है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, ठीक है, ये बिजनेस चलते आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद क्या हो गया, बदलाव आ गया भाई, बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत पड़ी, एक नए पार्टनर को लिया गया, दैट इज सी। तो केक का हिस्सा बढ़ते गया। अभी इधर मैं ऐसे बांट रहा हूं जैसे ए को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ए ने इतना बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है कि ए बोलता है भाई मैं अपना कुछ भी हिस्सा छोड़ूंगा नहीं, नया हिस्सा जो भी आ रहा है सी को आने दो, बी भाई तू तेरे में से निकाल के दे, मुझे तो इतना प्रॉफिट चाहिए, बी को भी एग्री करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एग्री हो चुका है यहाँ पे, या तो चलो यार ए ने भी अपना कुछ शेयर छोड़ दिया, हमें फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ए बी सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, रिटायरमेंट। एक और काम करते हैं, चलो यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं। अभी पार्टनर है यहाँ पे डी, कितने पार्टनर है, ए बी सी डी, 4 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे थे। पहले 2 ही पार्टनर थे, एडमिशन करना पड़ा एक का, और बिजनेस बढ़ा, एक और नए पार्टनर को लेना पड़ा, तो पार्टनर डी को भी यहाँ पे ले लिया गया था, और बिजनेस चलते आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चल के क्या हो गया, थोड़े टाइम बाद ए बोलता है कि अभी से मैं बिजनेस करने वाला नहीं हूं, जो भी उसके रीजन होंगे, तो वो रिटायरमेंट ले लेता है, या तो कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो हम यहाँ पे पहले पार्टनर ए को यहाँ पे निकाल देते हैं, इसको मान लो उसकी डेथ हुई है तो डेथ चैप्टर बन गया। अगर पार्टनर ए यहाँ से रिटायरमेंट ले लेता है और कुछ दूसरा कुछ करना चाहता है लाइफ में, पार्टनर ए यहाँ से चला जा चुका है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो शेयर था, इसका ए का, वो किसको बटा, थोड़ा सा बी को बटा, थोड़ा सा सी को, थोड़ा सा डी को, ठीक है। तो ये हिस्सा अभी बढ़ चुका है। वापस से अगर मैं बात करूं, ये अभी नई सिचुएशन है, जहां पे अभी पार्टनर बचे हैं, बी बचा है,
सी बचा है और कौन बचा है, डी बचा है, क्योंकि ए क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है, वो अभी बिजनेस करना नहीं चाहता, या तो ए की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अब ये सिचुएशन ये आ गई, ये पहले सिचुएशन थी, अब करंट सिचुएशन ये है। अब इन्होंने भी बिजनेस चालू रखा, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन आगे चल के इनको क्या हो गई, प्रॉब्लम फेस होने लग गई, जैसे कि बहुत सारा कंपटीशन आ गया मार्केट में, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन चली गई, और ये जो थे ट्रेडिशनल वे में बिजनेस करते थे, कोई इन लोग कोप अप नहीं कर पाए स्पीड से, और इनको क्या फेसेस करने पड़े, लॉसेस फेसेस करने पड़े। क्या फेस करने पड़े, लॉसेस, क्योंकि लॉसेस ऐसे होने लगे इनको कि हर एक बंदे को यहाँ पे पैसे जेब से डालने पड़ गए। तो पैसे जब जेब से डालने पड़ गए तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, डी बोलता है भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं इतने पैसे नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है भाई, अब ये बिजनेस क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं है, हमें या तो ये बिजनेस बंद कर देना चाहिए, या तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट ले लो। बी और सी तुम्हारे हवाले है, तुम बिजनेस चालू करना चाहते हो तो चालू करो, मुझे मेरा इतना पैसा लगा हुआ है, मुझे दे दो। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होंगे, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं आपको। तो डी बोलता है कि भाई मुझे साइड में मुझे एग्जिट दे दो। बी और सी को भरोसा है अपने आप पे और अपनी काबिलियत पे कि हम हमारा बिजनेस रन करेंगे, तो बी और सी यहाँ पे बिजनेस रन करना चाहते हैं, वो बिजनेस रन करते हैं, तो कोई बिजनेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केस वापस से बनेगा कौन सा, रिटायरमेंट का। बी यहां से निकल जाता है, लेकिन सपोज डी निकल जाता है, सपोज डी निकलता नहीं है और बी और सी डिस्कस कर रहे हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं, बी सी डी मिलकर रोज मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, भाई इतने लॉसेस हो रहे हैं बराबर, हम कैसे सहन कर पाएंगे लॉसेस को, क्या हमें हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी बिजनेस के लिए, या हमें कुछ ना कुछ नया कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, काम करते हैं भाई, अब हमसे बिजनेस हो नहीं पा रहा है, हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, जो भी बिजनेस है खत्म करते हैं, हम बेच बाज के जिसको जो पैसा देना है बाहर वालों को देते हैं, और हमारे हिस्से में जो पैसा बनता है वो हम हमारा लेते हैं और हम बिजनेस को बंद करते हैं। तो डिसोल्यूशन की कहानी यही है। तो एडमिशन पे जो होटल की बात की थी हमने, हमारा जो होटल चल रहा था एक एरिया में, एक्सपांशन किया गया, जो नया पार्टनर, तो नई जगह की होटल बंद हो रही है पहले, इसके वजह से पुराने पे भी असर हुआ, पूरा बिजनेस यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चीजें हो जाती हैं यहाँ पे और डिफिकल्टी आ जाती है। तो इसी लाइंस पे आप चालू करते हैं यहाँ पे। देखते हैं क्या है। In the earlier chapter, we had discussed about readjustment of rights of partners in the share of profit by admission, retirement, death. हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, रीएडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ पार्टनर। हमें ये चीज ही हमने तो की थी पूरे चैप्टर में। हम कोई फाइनल अकाउंट्स नहीं बना रहे थे, हमने कभी भी फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हमने कभी भी फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नया पार्टनर आने के बाद जो चेंजेस होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, उसी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाना और टोटली डिफरेंट थिंग है, वो हमने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर फर्स्ट के अंदर देख लिया था। इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, तो ये तीन चीजें देखी हमने यहाँ पे। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन मीन्स क्या है जरा देखते हैं। डिसोल्यूशन मीन्स टू क्लोज डाउन और वाइंड अप, बिजनेस को बंद कर रहे हैं परमानेंटली। आप जब भी अकाउंट्स बनाते थे गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाते थे। व्हाट डू मीन बाय गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस चलते रहने वाला है, बिजनेस में कोई रुकावट आने वाली नहीं है, बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे गोइंग कंसर्न यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है, बिजनेस कंटिन्यूटी पे नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं आपको। चलो देखते हैं क्या है। हियर वी विल डिस्कस हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो हमें यहाँ पे क्या सीखना है, हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब बिजनेस बंद हो रहा है तब क्या हिसाब किताब आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, उस चीज पे हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस व्हेन वन और मोर पार्टनर डिसाइड टू क्विट। देखो यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन कब होता है, व्हेन वन और मोर पार्टनर, या एक या तो फिर जितने भी पार्टनर है, या तो दो या तीन पार्टनर जितने भी हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें ये पार्टनरशिप बिजनेस करना नहीं है, हमें ये बिजनेस क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको बेसिक, आपको एक क्या रखना है, थॉट रखना है, तभी आप ये चैप्टर के बेसिस पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपको उसका कोर थीम पता होना चाहिए। एडमिशन मतलब एक पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट पार्टनर जा रहा है, डेथ पार्टनर की डेथ हो चुकी है, वो अभी काम पे आने वाला नहीं है, तो उसका हिसाब किताब करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। Dissolution come from the Latin word that is dissolution, which means dissolving of something or abolition or breaking up। या तो स्केल को तोड़ दो भाई, ब्रेक हो गया। डिसॉल्व
नींबू पानी बनाते हो क्या करते हो, पानी अभी मैं बना दो चाहिए तो आपके लिए, चलो आप पी नहीं पाओगे, मुझे ही पीना पड़ेगा। तो पानी के अंदर नींबू डाल दिया, शक्कर डाल दिया, बराबर है, सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद जलजीरा डाल दिया, जो आपको ठीक लगे, उसके अंदर मसाले डाल दिए, चाट मसाला डाल दिया, घुमा दो, हो गया आपके लिए नींबू पानी, बराबर है कि नहीं है। और इंग्लिश में बोलेंगे लेमनेड, वही चीज का 200 रुपया रेस्टोरेंट में जाके पे करके आओगे, घर पे बनाने के लिए आपको बोलते हैं ना, खुद से बनाने के लिए बोलते हैं ना कि वो काम हो नहीं पाएगा आपसे, ठीक है, लेकिन बाहर जाके 200 रुपये देना उसके लिए आपके लिए जरूरी बन जाता है कि अरे बाहर जाके हमने लेमनेड पी के आया फिर होटल के अंदर। चलो वो बात तो रही बाकी मजाक वाली, जाने दो। अब क्या है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, देखते हैं क्या है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास। डिसोल्यूशन कम फ्रॉम द लैटिन, अरे सॉरी ये तो पढ़ लिया था ना, डिसोल्यूशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज व्हाट, डिसोल्यूशन व्हिच मींस डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग, तो ये चीजें हमें समझ में आती है। और अबॉलिशन और ब्रेकिंग अप, ठीक है ना। अब देखो क्या है यहाँ पे, डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज वेयर पार्टनरशिप बिजनेस इज क्लोज डाउन और वाउंड अप, तो ये डिसोल्यूशन क्या है, लास्ट स्टेज है। यही तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पहले क्या था, दो जन पार्टनरशिप कर चला रहे थे, डी और सी दो पार्टनर की एंट्री हो गई, एक पार्टनर चला गया या उसकी डेथ हो गई, वो सेम केस मैंने मान लिया। उसके बाद ये लास्ट में जब हम आ जाते हैं, दिस इज द लास्ट स्टेज, पहला स्टेज था आपका एडमिशन, ठीक है, उसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद आपने देखा एक डेथ, अब ये लास्ट स्टेज है आपका, दैट इज व्हाट, डिसॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये पूरे फर्म की कहानी खत्म, बस अभी से बिजनेस चलाने वाले नहीं है, या तो किसी को बेच के चले जाएंगे, ठीक है, तभी भी बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन वो ओनर नहीं रहेंगे, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये डिसॉल्यूशन बिजनेस ही खत्म कर रहे हैं, बेच बाच के, किसी और को बेच नहीं रहे, ये अपने आप में एक अलग चीज है। जैसे कि मेरा ही बिजनेस है, बराबर, मैं बिजनेस चला रहा हूं, अब मैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकता ड्यू टू माई एज, या कोई आगे बिजनेस चलाने वाला नहीं है, तो मैं किसी इंसान को क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ, और वो इंसान भी ऐसा ढूंढता है कि भाई कोई बिजनेस दे दे, तो एक साथ में पूरा बिजनेस सेल आउट करता हूँ, तो जो भी मेरा वैल्यूएशन निकलता है 2 करोड़ 3 करोड़ या जो भी अच्छा खासा अगर बिजनेस होगा, तो उसका वैल्यूएशन करके वो मुझे उतने पैसे दे देगा, मैं उसको चलता फिरता बिजनेस चलाने दे दूंगा कि भाई इतने साल की मेहनत है, इतना पैसा रोज का जनरेट होता है, भाई ये लो आप संभालो इसको, मुझे इतने पैसे दो, मुझे फ्री करो, तो दैट इज सेल ऑफ बिजनेस, दैट इज डिफरेंट। वहां पे गोइंग कंसर्न रहेगा कि बिजनेस चलने वाला है, यहाँ पे गोइंग कंसर्न नहीं है, बिजनेस टोटली बंद हो रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन पार्टनर। तो देखो क्या बोला है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, कितने होंगे यहाँ पे, सब के सब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सब पार्टनर में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, नहीं भाई सब के सब यहाँ पे बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बिजनेस कितने पार्ट में डिसॉल्व होता है, 2 पार्ट है, डिसोल्यूशन कैन टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज बोलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेज है, पहला है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये आपको बहुत सिमिलर लग रहा रहेगा, तो जरा समझने की कोशिश करो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, तो इसे जरा समझना और प्रैक्टिकली हम इसको जरा समझते हैं, ठीक है। तो पहला, और ऐसा डिस्टिंग्विश वाइज पढ़ेंगे हम इसको, ऐसा हम पढ़ नहीं सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में टेक प्लेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, तो यहां पे कोर्ट आने वाला नहीं है, विदाउट, हाउएवर इट वे नेसेसरी ब्रिंग इन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, तो जरूरी जब बन जाती है तो डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा, किसका, पार्टनरशिप होगा। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है जरा देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंजेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स बट द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस एज बिफोर। तो यहां पे बेसिक मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, जब जब एडमिशन हुआ, जब जब डेथ हुआ, सॉरी जब जब एडमिशन हुआ, जब जब रिटायरमेंट हुआ, जब जब डेथ हुआ, आप क्या बोलोगे इसे, आप बोलोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब आपको मैंने तभी भी बताया था, उस टाइम पे भी लेक्चर्स में ध्यान में नहीं होगा तो अभी इसको रिकनेक्ट कर लो, कि जब जब पार्टनर में चेंजेस आते हैं उनके ड्यू टू रीजन ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, नया एग्रीमेंट बन जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? एग्रीमेंट पुराना कैंसिल, नया एग्रीमेंट बनता है, लेकिन फर्म तो चलते रहता है ना, बिजनेस में कोई दिक्कत आती नहीं है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, पुराने पार्टनर ना पैसा निकाल लेते हैं, कोई पार्टनर को पैसा लाना पड़ता है, कोई पैसा लोन के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर के नाम पे। आप समझ रहे हो ये सब चीजें कब होती हैं? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम में। लेकिन ये डिसॉल्यूशन ये ऐसी अकेली चीज है जिसके अंदर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होता है। क्या होता है? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं आपको? यहां पे होगा डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब कि पूरा का पूरा बिजनेस ही खत्म। मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप छोटा भाई है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म क्या है? बड़ा भाई है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हुआ तो पार्टनरशिप भी तो डिसॉल्व हो गई, तो टोटल डिसॉल्यूशन हो जाता है फर्म का, वो बिजनेस ही एग्जिस्टेंस में रहता नहीं है। चलो तो देखते हैं अभी आगे। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। देखो कब कब होता है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। कैसे आप करोगे? ऐसा तो बोलोगे नहीं कि भाई झगड़ा हो गया, कल बोलोगे भाई कल से मैं नहीं आ रहा हूं, बिजनेस खत्म भाई, ऐसे नहीं होता है। सब कुछ ऑन पेपर वर्क होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसॉल्यूशन, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। भाई कुछ रीजंस हो चुके हैं, कोर्ट ने बोल दिया भाई, मतलब कुछ ऐसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं कि बिजनेस के अंदर कि वो बिजनेस अभी चालू रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड हो चुका होगा ऐसा, और वहां पे हमने कोर्ट के डायरेक्शंस आ चुके हैं, फ्रॉड कर दिया है पार्टनर्स ने मिलके, तो ये चीजें बंद होने वाली है। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि बिजनेस को चालू रखना मुनासिब नहीं है, और पार्टनर लोग ऐसी चीजें हाथ में नहीं है उनके, वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती है ऑन सर्टेन कंटिजेंसी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस सफर हुए हैं, तो उनके पास अभी वैसी, क्योंकि वो फर्म तैयार ही नहीं थे ऐसी कोई चीज़ों को फेस करने के लिए। तो जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं इतने, तो जो पुराने जो फर्म, मतलब पुराने जो मतलब अच्छे खासे फर्म थे, वो लोग इस चीज़ को भाप नहीं पाए, बराबर एनालाइज नहीं कर पाए, तो वहां पे दिक्कतें उनको सबको फेस करनी पड़ी। लेकिन फिर भी वो बिजनेस चल रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बिजनेस अपने आप में ठप हो चुके हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या करना पड़े भाई, अभी कोई चालू करके मतलब ही नहीं है, तो वो लोग अपना बिजनेस बंद करना चाहे तो कर रहे हैं, तो वो डिसॉल्यूशन इसके अंदर आ गया। फिर नेक्स्ट डिसॉल्यूशन है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। कुछ ऐसा जैसे मैं बता रहा था ना फ्रॉड वाला एग्जांपल, तो भाई नोटिस आ चुका है भाई आप लोग अभी बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप लोग डिबार्ड हो अभी ये सब चीज करने से, और जेल में डाल दिया गया पार्टनर्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया उन्होंने, तो ये चीजें आ जाती है। और डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर्स है, किसी ने आपके खिलाफ क्या कर दी, कंप्लेंट कर दी है, और आप केस हार चुके हो या जो भी चीजें हैं, और ये बहुत दिक्कतें आ चुकी है। इफ एनी इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस इज कैरिड ऑन, आप भाई कुछ गलत काम कर रहे हो तो भी आपको बिजनेस करने दिया जाएगा नहीं। तो यहां पे एक तो होता है वॉलेंट्री डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। वॉलेंट्री बोलेंगे तो क्या, जितने भी पार्टनर्स है, जैसे वॉलेंट्री भाई बिजनेस है नहीं चल पा रहा है, लॉसेस है, हमें बंद करना चाहिए, तो ये वॉलेंट्री हो गया। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, बिजनेस चलाना चाहते हैं पार्टनर्स, लेकिन कुछ गलत काम हो चुका है, उनसे गलतियां हो चुकी हैं, गलतियां सुधारना भी चाहते हैं, तो कोर्ट से बात करेंगे भाई ये गलतियां हो चुकी हैं, इसका फाइन पेनल्टी कितना बनता है, हम भरने को रेडी है, हमें हमारा बिजनेस चालू रखने दो, इलीगल एक्टिविटीज किधर फंस चुके हैं, तो वो सब चीजें अलग हो जाती है, ठीक है। तो डिसॉल्यूशन ही दो तरीके के हो गए, एक तो हो गया वॉलेंट्री हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया आपका, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हो गया। तो ये तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब बिजनेस इज क्लोज डाउन। अगर मैं यहां पे रखूं ना, देयर इज अ, यहां पे हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस इज क्लोज डाउन। और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस इज चेंज। वहां पे क्या बिजनेस इज क्लोज डाउन होता है डिसॉल्यूशन में, जहां पे टोटल बिजनेस बंद होता है, और जब कोई नया पार्टनर आता है, किसी की डेथ होती है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन बिजनेस। क्या हो रहा है वहां पे, स्ट्रक्चरल चेंज इन बिजनेस होता है, ठीक है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, ये आपने बहुत सारी पढ़ी हुई है, कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा। चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमने स्टार्टिंग में भी कवर किया हुआ है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहा है।
एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो चुका है, वो बिजनेस करना नहीं चाहता, डेथ हो चुकी है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, मतलब जैसे मैंने बताया था ना, पैसा क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे 3 पार्टनर्स थे, कौन से, बी, सी और डी, जो बिजनेस चला रहे थे, उसमें से डी बोलता है भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बिजनेस में पैसे नहीं डाल सकता हूं, तो डी हट रहा है, लेकिन बिजनेस चल रहा है। बी और सी, सॉरी, डी हट रहा है और बिजनेस वैसे का वैसे चल रहा है। बी और सी क्या करने वाले, बिजनेस को चलाने वाले। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे। डी यहाँ पे निकल चुका है, बी और सी यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं, तो ये रिटायरमेंट वाला केस हो गया ना अल्टीमेटली। तो इंसॉल्वेंसी को इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। फिर है कंप्लीशन ऑफ द वेंचर इफ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर दैट, मतलब कुछ पार्टनर लोग मिले थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ये काम तक ही हमने ये कर किया हुआ है, मतलब वो बिजनेस जो चाह उसी टाइम के लिए, उसी चीज के लिए था। जैसे अगर एग्जांपल है, कोई वेंचर है, 5 साल का वेंचर है, जैसे क्या किया वो उन्होंने, ऑयल डिग करने का काम उन्होंने लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था गवर्नमेंट से, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल के लिए पार्टनरशिप थी, कंप्लीट हो चुका है भाई, तो आप खत्म करो, दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, ये वही चीज हो गई कि उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई अब तक हमको इतने साल तक पार्टनरशिप करना था, वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसके वजह से पार्टनरशिप डीड क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो जाएगी, और अपने आप में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विल लीड टू डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अगर कोई बिजनेस खरीदना नहीं, अगर वो बिजनेस आगे किसी को बेचते नहीं है, वो खुद ही खत्म करते हैं, तो वो वॉलंटरी डिसॉल्यूशन में चला जाएगा। क्लोजर ऑफ बुक्स, इट रिक्वायर फाइनल क्लोजर ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो यहां पे देखो क्या है, इट रिक्वायर्स फाइनल क्लोजर, क्योंकि बिजनेस आगे होने वाला ही नहीं है। यहां पे क्या, इट डज नॉट रिक्वायर फाइनल क्लोजर। क्यों नहीं रिक्वायर, क्योंकि आगे कोई ना कोई तो बिजनेस चला रहा है ना, यहाँ पे बिजनेस चल रहा है। वॉलंटरी और कंपल्सरी, द नेचर ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में आइदर भी वॉलंटरी और कंपल्सरी। वॉलंटरी खुद से करना चाहते हैं बंद, ठीक है। कंपल्सरी मैंने आपको केसेस बता दे, नोटिस आ चुका है, कुछ कोर्ट ने बोल दिया गया है इलीगल काम कर रहे हो, तो उसके वजह से बंद हो जाएगा। और नेचर ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी, तो यहां पे जो होगा ना हमेशा वॉलंटरी होगा, क्योंकि एडमिशन किसी को लेना है, पार्टनरशिप पुराने पार्टनर का डिसीजन है, किसी को रिटायरमेंट होता है, सब पार्टनर का मिलकर डिसीजन है। डेथ होगी तो वो तो यार अलग ही केस हो गया। इंसॉल्वेंसी, किसी के पास पैसे नहीं है फर्म को चलाने के लिए, क्योंकि हर एक के हिस्से में लॉस आता है ना, अगर प्रॉफिट भी आता है तो वो पार्टनर कोई दे नहीं पाता है, तो अपने आप साइड में हो जाता है, बाकी लोग अपना काम करते रहते हैं। तो ये नेचर कौन सा है, वॉलंटरी वाला नेचर है। तो यहां पे क्या है, कोर्ट इंटरवेंशन। कोर्ट कब आता है, एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट कैन डिसॉल्व अ फर्म, तो कोर्ट का अगर ऑर्डर आ गया तो डिसॉल्व हो जाएगा। और यहां पे क्या है, एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट कैन नॉट डिसॉल्व अ पार्टनरशिप, इट इज डिसॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्योंकि यहां पे भी गलत काम हुआ ही नहीं है, सब लॉस फॉलो हो रहे हैं। तो ये जनरल नेचर ऑफ बिजनेस है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, कंप्लीशन ऑफ वेंचर, एक्सपायरी ऑफ पीरियड, ये सब क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते रहता है। ठीक है ना, प्लीज इतना रिवाइज कर लो, फिर आराम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब है नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड कंप्लीटली और इट इज टर्मिनेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है उसकी, बिजनेस चलने वाला नहीं है, या तो भाई बिजनेस को बंद ही कर दिया गया है। द बिजनेस कंटिन्यू बट द पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। समझ रहे हो, बिजनेस चलते रहता है, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंजेस होते हैं, फर्म बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ऊपर ही लिख दिया मैंने, आप भी लिख देना। बिजनेस इज क्लोज डाउन, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस इज चेंज। तो यहां पे क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है चेंजेस, जिसके अंदर मतलब है कि एग्रीमेंट इज चेंज, बाकी बिजनेस में कोई चेंजेस आते नहीं है। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इट रिक्वायर्स रियलाइजेशन। आप जरा समझ रहे हैं दो वर्ड के मीनिंग। इट रिक्वायर्ड रियलाइजेशन, इट रिक्वायर्ड रिवैल्यूएशन। रियलाइजेशन मतलब क्या, हमें वो चीजें बेच के
कितना पैसा मिलेगा, दैट इज रियलाइजेशन। रीवैल्यू, अगर हम उसको बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, अगर यहाँ पे क्या है हम बेच रहे हैं, एक्चुअल में हम बेच रहे हैं तो कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है रिवैल्यूएशन के अंदर, एसेट्स और लाइबिलिटी जो है, ठीक है, ये तो एसेट लाइबिलिटी पे तो मैं आता हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे कोई एसेट हो गया कि क्या हो गया, लैंड है, बराबर है, तो उसको रियलाइजेशन मतलब बेच के कितना पैसा आ रहा है, ये रियलाइजेशन का मीनिंग हुआ। और लैंड को अगर बेचोगे तो कितना वैल्यू है, करंट वैल्यूएशन किया जाता है, बेचते नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो वर्ड, रियलाइज, एक्चुअल बेच के कितना पैसा आएगा, रीवैल्यू, अभी उसकी कीमत 1 लाख है, ठीक है, 5 साल बाद, क्योंकि टाइम क्या, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट में अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, तो जब पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं तब उसको रीवैल्यू किया जाता है कि भाई अभी इसकी कीमत कितनी है, और वो पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने किया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करते थे हम, तो ये रियलाइजेशन में अलग चीज है कि बेच के कितना पैसा आएगा। तो जरा पढ़ते हैं अभी। इट रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी फॉर क्लोजर ऑफ द फर्म। क्यों रिक्वायर है, क्योंकि फॉर क्लोजर ऑफ द फर्म दैट इज एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। एसेट जितने भी भाई बेच लो और उससे पैसा जो आ रहा है लोगों को चुका दो, या तो कोई एसेट अगर कोई पार्टनर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, पर उसके कैपिटल अकाउंट से कम कर दिया जाएगा उसका पैसा। उसका उल्टा यहां पे होता है, इट रिक्वायर्स रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। किस लिए किया जाता है, कि लोगों को पैसे देने के लिए नहीं, क्योंकि एक्चुअल पैसा थोड़ी आता है। 1 लाख की जमीन है, उसकी कीमत 2 लाख होगी तो पैसा आ गया क्या 1 लाख रुपए अकाउंट में, नहीं, उसकी कीमत के अंदर क्या हुआ, इजाफा हुआ है, बढ़ा है, और कुछ नहीं हुआ है। मीनिंग देयर बाय न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन विथ रिवैल्यूड फिगर। तो यहां पे क्या करते हैं, बैलेंस शीट में चेंजेस करते हैं। अदर डिसोल्यूशन क्या है यहां पे देखते हैं। इट रिक्वायर्स, इट नेसेसरी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और यहां पे क्या, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो पूरे फर्म को ही खत्म कर दो और नया चालू कर दो, या तो फिर क्या क्या रीजंस होंगे उसके हिसाब से अपने मतलब के हिसाब से काम करेंगे। तो ये भी आप प्लीज पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने सुना है और आपको अभी दिमाग में बैठा लेना है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है करके, ठीक है। क्या अब देखते हैं हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कैसे फर्म डिसॉल्व होता है तो कैसे सेटलमेंट किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व, ऑल एसेट ऑफ द फर्म आर कन्वर्टेड इनटू कैश। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी डिसोल्यूशन होता है, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म आर कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि पैसे ही दोगे ना एक दूसरे को, सो दैट द फर्म कैन रीपे ऑल इट्स लायबिलिटीज। तो फर्म हर एक जितको भी पैसा देना है उनको पैसा चुका दे। इफ एनी अमाउंट इज लेफ्ट should be utilized to repay loans, advances given by the partners to the firm। मतलब ये स्टेप्स है, क्या स्टेप्स है जरा देखते हैं कैसे किया जाता है। पहला क्या है, एसेट्स आर सोल्ड, मतलब क्या, कन्वर्टेड इनटू कैश। फिर ये जो कैश है ये यूटिलाइज करते हैं टू पे ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। जो भी एसेट्स थी बेच के कैश के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, उससे क्या किया है, लायबिलिटीज थी पे कर दी है, फिर कुछ पैसा बचता है, दैट इज व्हाट बैलेंस इज यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ पार्टनर्स एडवांसेस और लोन। ये क्या है जरा समझना जरा ध्यान से।
पार्टनर ने कुछ लोन दिया है फर्म को, कैपिटल को अभी हाथ नहीं लगाया, पहले लोन का पैसा जिसका पार्टनर है उसको चुकाओ, क्योंकि उसने अपने हिस्से से ज्यादा पैसा दिया है फर्म को, तो लोन के रूप में दिया गया है। ये डिस्टिंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया गया, वापस से सुनो जरा। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, लोन इज द अमाउंट विच इज गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म फॉर डूइंग बिजनेस। कैपिटल भी उस चीज के लिए है, पर नेचर में फर्क है। अगर कुछ लॉस होता है तो कैपिटल में वो बेयर करेगा, लेकिन अगर कुछ लॉस हुआ है, लोन दिया हुआ उसमें बेयर करेगा नहीं, बेच के उसका लोन चुकाओ पहले। हाँ, अगर है ही नहीं पैसा, वो अलग केस हो गया, वहां पे चीजें डिफरेंट है। लेकिन पैसा बचा है, कोई भी पार्टनर हाथ नहीं लगाएगा उसको। पहले क्या करेगा, जिस पार्टनर ने लोन दिया है ना बिजनेस को, पहले उसका लोन चुकता होगा, उसके बाद क्या चुकता होगा, उसका कैपिटल बचा रहेगा, सबका वो इक्वल में चाहिए तो बांट लेंगे। वहां पे वो पार्टनर लॉस शेयर कर लेगा, चलेगा, अपना कैपिटल राइट ऑफ हो गया, कम हो गया, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है ना, बिजनेस के लिए जरूरत थी पैसे की, पार्टनर के पास पैसे थे, पार्टनर ने डाल दिए, अगर ऐसा होता तो कैपिटल के रूप में देता और तो बोलता भाई मेरा शेयर बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। क्योंकि आज की तारीख में पहले दोनों पार्टनर कैपिटल 1-1 लाख था, पार्टनर ने क्या किया है, लोन नहीं दिया, 5 लाख और इन्वेस्ट किया, तो कितना हो गया, 6 लाख। तो आप सोचो ना, एक पार्टनर ने 6 लाख रुपए लगाए हैं और एक पार्टनर ने 1 लाख लगाया, और 50-50% प्रॉफिट बांटेंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो जो 5 लाख रुपए देने वाला है वो बोलेगा भाई ये कौन सा काम कर रहा हूं, कौन सा बिजनेस चल रहा है, इससे अच्छा बैंक में पैसा रखता है, इंटरेस्ट तो ले लूं मैं। तो वो पार्टनर क्या बोलता है, भाई मैं कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पे, मैं पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा हूं। यस, पैसे की जरूरत है, लोन ले लो, जब पैसा आएगा पहले मेरा लोन का पैसा साइड में करना, प्रॉफिट की बात बाद में करना। ठीक है, तो ये पार्टनर है, तो इसके लिए लोन है। तो अब आपको समझ में आ रहा है एसेट्स आर सोल्ड, ये कब कर रहे हैं, व्हेन देयर इज अ डिसोल्यूशन, एसेट्स आर सोल्ड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट कैश इज फर्स्ट यूज्ड टू पे ऑफ द लायबिलिटी। पार्टनर ये नहीं बोलेगा भाई पैसा आया पहले मेरा लोन दो, पहले लोन से पहले बाहर वालों को पैसा है, तुम्हारा नंबर बाद में लगेगा पार्टनर का। ठीक है, तो पहले बाहर वालों का पैसा चुकता किया जाएगा, उसके बाद इन सब का पैसा दिया जाएगा जिस पार्टनर ने लोन दिया है, उसके बाद कैपिटल की बारी आती है। तो ये थोड़ा सा आप लिख के रख लो ताकि आपको समझ में आएगा हायरार्की ऑफ पेमेंट्स क्या होती है। ठीक है, पक्का? रखता हूं मैं 10-20 सेकंड और, आपके पास तो पॉज बटन है, करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। The following rules are provided in section 48 of the Partnership Act 1932 shall apply। तो देखो, रूल्स के हिसाब से चलना है, पार्टनरशिप एक्ट ऐसे सेफ नहीं है, मैं ये सब खुद से नहीं बता रहा हूँ, रूल्स में क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो अभी लॉसेस के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी जरा देखते हैं। लॉसेस इंक्लूड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड, मतलब इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी, अगर कोई पार्टनर का को पैसा लाना है तो वो भी उसको लाना पड़ेगा, या नहीं लाना है, लॉसेस है उसमें से पे ऑफ करेंगे, लेकिन पे करना जरूरी। देखते हैं पहला क्या है, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। पहले सबसे पहले लोगों को पैसा देना है तो पहले क्या यूज होगा, प्रॉफिट यूज होगा बिजनेस का। फिर नेक्स्ट क्या यूज होगा, कैपिटल ऑफ पार्टनर। ठीक है, उसका लास्ट लीव नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जरा समझना, ठीक है, बिजनेस में लॉसेस हो चुके हैं, ज्यादातर डिसोल्यूशन लॉसेस की वजह से ही होती है कि भाई बिजनेस चलाना अभी मुनासिब नहीं है, तो लॉस हुआ है, तो ये लॉस भरना तो पड़ेगा। लॉस हुआ है मतलब कैसे लॉस होता है, पीएनएल अकाउंट आपने देखा ना, वहां पे लॉस आता है, बहुत सारे ज्यादा खर्चे हो चुके हैं, तो ये खर्चे जो हुए हैं कहां से तो भरेंगे ना, ऐसा तो नहीं है नेगेटिव कैश तो चलता नहीं है, लाके भरना तो पड़ेगा ही। तो पहला कहां से निकलेगा, प्रॉफिट्स में से। अगर करंट ईयर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो लॉस जो भी हुआ है, नुकसान लोगों को पैसा देना, उसमें से जाएगा, या तो फिर कोई लास्ट ईयर का रिजर्व बचा होगा, मैं लिख देता हूं लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, तो बचा के रखा था पार्टनर ने, अगर लिया नहीं था तो वो। उसके बाद नेक्स्ट होगा, पहला तो प्रॉफिट हो गया ऑफ लास्ट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट किससे कर रहे हैं, कैपिटल ऑफ पार्टनर। ठीक है, मतलब कि
पार्टनर ने जो जो पैसे इन्वेस्ट किए थे ना उसमें से निकाल के भाई अभी पे करो, पहले उनका बारी आ चुकी है। और नेक्स्ट अगर ये भी पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कैपिटल और पार्टनर भी पूरा खत्म हो चुका है, तो पैसा पे करेंगे पर्सनल कैपेसिटी में। पर्सनल कैपेसिटी एस ऑफ पार्टनर्स एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर्सनल कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई प्रॉफिट जो था वो बेचा, सॉरी प्रॉफिट जो था उससे पैसा चुकाने की कोशिश की, पैसा अभी भी कम पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उससे भी पैसा चुकाया, फिर भी पैसा कम पड़ रहा है। तो जितना पैसा कम पड़ रहा है, जैसे जैसे पार्टनर प्रॉफिट बांटते थे ना, भाई लॉस को भी बांटो, पैसा जेब से लेके आओ, अपने खाते से, अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा यहाँ पे लॉस दो, लोगों को चुकाओ और बिजनेस को कम करो। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस होगा। तो ये भी आप लिख लो, अगर किसी का छूटा होगा तो ऊपर का भी देख लो, पूरा रखता हूँ। कि टेक्स्ट बुक के बाजू में भी वहां पे जगह होगी, वहां पे भी लिख दो कि कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको एग्जाम के दिन रिवाइज करना है, तो ये शॉर्ट नोट्स ही आपको काम आएंगे। ठीक है, चलो एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ये तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस थे। अब एप्लीकेशन ऑफ एसेट, जो एसेट्स हैं उसका क्या यूज होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। The assets of the firm, including any sum contributed by the partners, making up deficiency of capital, shall be applied in the following manner and order। मतलब assets का क्या होगा देखते हैं। losses का तो हमने देखा। assets of the firm including any sum contributed by the partners, मतलब जो फर्म के पास पहले से थे, फर्म के पास क्या था पहले से था, प्लस सम कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने कुछ पैसे और दिए, क्योंकि क्या है डेफिशिएंसी है, पैसा कम पड़ रहा है एसेट बेचने के बाद भी। तो उसको यूज कैसे करेंगे, पहले इन पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज। पेमेंट की हायरार्की देखो, पहला क्या है थर्ड पार्टीज को जाएगा। इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली विच इज ड्यू टू हिम, मतलब पहले बाहर का चुकाओ, ठीक है, उसके बाद अगर कोई पार्टनर है उसका कुछ पैसा है प्रोपोर्शनेटली उसको कुछ मिलना चाहिए तो वो उसे मिलेगा, दैट इज कैसा, दैट इज लोन, उसको मिलेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट कैपिटल पे तो बाद में आना। इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, फिर कैपिटल का जो भी बचता है वो कैलकुलेशन उसको मिलेगा। दिस रेसिड्यू, अगर कुछ रेसिड्यू बच जाता है, द रेसिड्यू इफ एनी, कुछ बचता है पैसा, शाल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब तक क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, हमें एक चीज तो पता चला, डेफिशिएंसी है, मतलब फर्म लॉस में चल रहा है, तो फर्म के पास कुछ एसेट्स थे प्लस मनी ब्रॉट बाय पार्टनर्स, ठीक है, ये सब चीजें यूज होगी, विल बी यूज्ड टू पे फर्स्ट थर्ड पार्टी, जो भी बिजनेस के से डील करते थे उनको पे करेंगे। सेकंड किसको पे करेंगे भाई, पार्टनर का किसी का लोन है, पार्टनर्स लोन, और एडवांसेस। थर्ड पे करेंगे, थर्ड क्या था भाई, अकाउंट ऑफ कैपिटल, और जो कैपिटल बचा रहेगा कैपिटल बैलेंस, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अगर वो राइट ऑफ हो गया है तो जो भी बचता खुलता बैलेंस रहेगा वो। फिर नेक्स्ट किसको जाएगा, अगर कुछ बचता है, इफ लेफ्ट, इफ एनी बैलेंस इज लेफ्ट, देन it will be divided among partners in profit sharing ratio, ठीक है। तो कुछ भी बचेगा वो पार्टनर्स क्या करेंगे, इस तरीके से उसे क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना पैसा।
तो ये तो हो गए आपके सिर्फ 4 पॉइंट। अब जरा इसको समझो फिर हम आगे बढ़ना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट द अमाउंट रियलाइज्ड इज अप्लाइड इन द सेटलमेंट ऑफ द फर्म डेट्स एज पर द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। ये जो फर्म डेट्स है ना थर्ड पार्टी, इसको क्या बोलोगे आप? और पहले ये भी पे करेंगे, इसके पहले भी कुछ हायरार्की है, जरा आ जाते हैं, चिंता नहीं है। टू पे ऑल एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन लाइक रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब देखो ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है ना, ये पे करने के लिए आपको रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होंगे। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जैसे कुछ एसेट्स बेचने हैं तो ऐसा है क्या उसकी दुकान लगा दोगे उधर ही खोल के कि भाई ये बिक जाएगा, ऐसा होता है क्या? भाई डील करना है, आजू बाजू किधर जाना पड़ता है, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, फिर जो खर्चा लगता है इंडिविजुअल पार्टनर का किधर आना जाना, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो खर्चा पहले पे होगा। फिर टू पे डेट्स ड्यू टू थर्ड पार्टीज एक्सटर्नल लायबिलिटी सच एज क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन फ्रॉम द अदर पर्सन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब कुछ होगा। इफ एक्सेस कैश इज अवेलेबल आफ्टर द अबव पेमेंट देन सच कैश इज यूटिलाइज्ड टू पे लोन गिवन बाय द पार्टनर। मतलब इसके अंदर भी सबसे पहले किसको पे करोगे आप? सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे होगा, क्योंकि वो डिसॉल्व करने के लिए खर्चा लगेगा ना, जो भी लीगल होंगे वकील वगैरह उनको तो पेमेंट देना है उसके पास। उसके बाद थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे। तो थर्ड पार्टी के अंदर कौन कौन आ गए? क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेएबल वाले आ गए, फिर लोन वाले आ गए, बैंक लोन। अगर बैंक लोन है, बैंक क्या करेंगे, हमारा सिक्योरिटी लिया रहेगा, तो बैंक लोन तो अपना पैसा पहले वसूल कर लेगा। तो ये सब चीजें हैं, एक्सेट्रा कर देता हूं मैं। उसके बाद कुछ बचा तो पार्टनर लोन और एडवांसेस में जाएगा, फिर कैपिटल जाएगा, तो नंबर उनका थोड़ा सा लेट आएगा। फिर क्या है? इफ एक्सेस कैश इज अवेलेबल अबाउट आफ्टर द अबाउ पेमेंट देन सच कैश शुड बी यूटिलाइज्ड टू पे लोन्स। एक्सेस अगर अवेलेबल है तो वो भी कौन सा? पार्टनर का। आफ्टर ऑल द अबाउ सेटलमेंट इफ कैश इज अवेलेबल, ठीक है, देन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही चीज तो अब तक हमने देखी, तो प्लीज इतना रिवाइज करो, फिर हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं। ये लिख लेना, उसके अंदर एडिशन कर देना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी देखते हैं हम क्या पार्ट है, प्राइवेट डेट्स एंड फर्म डेट्स। तो ये तो हमने देख लिया कैसे हायरार्की में बटेगा, एक बार देख लेते हैं फिर से। पहले क्या होगा, जो भी एसेट्स वगैरह बेच दिया, कुछ डेफिशिएंसी है, पैसा वो लेके आ जाएंगे। पहले पैसा कौन सा जाएगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस का जाएगा, उसका थर्ड पार्टी का जाएगा, फिर कुछ बचा है तो पार्टनर का लोन जाएगा, और कुछ बचा है तो कैपिटल बैलेंस में कटेगा। अगर फिर भी कुछ बच गया है तो पार्टनर अपना पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इस हिसाब से चलता रहेगा। अब बारी आती है प्राइवेट डेट्स एंड फर्म डेट्स। प्राइवेट डेट्स एंड फर्म डेट्स पढ़ते हैं जरा। When both the debts of the firm are private debts of a partner coexist, the following rule as stated in the section 49 of the act shall apply। ये है क्या? प्राइवेट डेट्स मतलब कि ऑफ अ पार्टनर को एग्जिस्ट, जैसे कि कुछ डेट प्राइवेट आ चुका है, जैसे एक पार्टनर है उसको पे करना है, वो पे नहीं कर पा रहा है, तो उसके पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और फर्म के तो है ही है, मतलब फर्म के पैसे जितने भी एसेट थे वो बेच के काम नहीं बन रहा है, पार्टनर लोगों ने अपने तरफ से जितना पैसा दे सकते थे वो भी दे दिया, फिर भी लोगों का पैसा चुकाना बाकी है, तो जो फर्म के एसेट्स होंगे वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। व्हेन बोथ द डेट्स ऑफ द फर्म एंड प्राइवेट डेट ऑफ द पार्टनर को एग्जिस्ट, समझ रहे, पार्टनर का प्राइवेट का पैसा भी लग रहा है, द फॉलोइंग रूल्स स्टेटेड ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई। क्या बोलता है देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल अप्लाई फर्स्ट, फर्म की प्रॉपर्टी पहले, इन पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द फर्म, एंड देन द सरप्लस इफ एनी, मतलब अगर कुछ सरप्लस बच जाता है, शाल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स एज पर देयर क्लेम। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शाल फर्स्ट अप्लाई इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म। तो जो प्रॉपर्टी है पहले बेचो, फर्म के जितने पैसे हैं चुका दो, लोगों को चुकाने, उसका कुछ बचता है तो पार्टनर का जिसका भी जैसा क्लेम है वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। ठीक है,
किसके अंदर? ऑफ द प्राइवेट लाइबिलिटीज, उसके हिस्से में जितना पैसा आता है फर्म का, बोलेगा भाई मेरी प्राइवेट लाइबिलिटी इसमें से चुका दो। अब नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट्स, मतलब उसके हिस्से में जो लॉस आ रहा है वो पहला उधर होएगा, और अगर उसमें से कुछ सरप्लस बच जाता है तब जाके फर्म का डेट्स। इन एनी केस ऑफ लाइबिलिटी एक्सीड द फर्म एसेट्स, मतलब मैं आपको बताता हूं, जरा रुक जाओ, ठीक है? तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, चिंता मत करो, एक बार रीड कर लेते हैं वापस से। इफ इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर डज नॉट इंक्लूड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब अगर कुछ प्रॉपर्टी वाइफ और चिल्ड्रन के नाम पे वो यूटिलाइज नहीं होगी, उस इंसान की जो है बिजनेस कर रहा है उसी का होगा। Thus, if the assets of firm are not adequate enough to pay off firm's liability, the partner have to contribute out of his net private assets. Net private assets minus private liabilities वो होगा। तो जरा चिंता वाली बात नहीं, रुक जाओ जरा। यहाँ पे पॉइंट क्या बन रहा है हमारा? नंबर 4, ये है क्या, जरा समझते हैं। ठीक है, ये केक अभी लॉस का केक हो चुका है, कोई खाना चाहता नहीं है इसको। पहले क्या था, प्रॉफिट का केक था, तो हर एक को मावा चाहिए था उसके अंदर बराबर, हर एक को उसके अंदर क्रीम चाहिए था, हर एक को चॉकलेट चाहिए था। अब ये हो चुका है लॉस वाला कहानी, क्या हुआ है जरा देखते हैं। ठीक है, ये ए बी सी, ए के हिस्से में लॉस आया है 50,000, इसके हिस्से में आया है 1 लाख, बी के हिस्से में आया है 2 लाख। समझ में आया? अब फर्म के पास कितना पैसा बचा था एसेट बेचने के बाद, ये क्या है? लॉस है। तो ऐसा लिखता हूं मैं, व्हाइट से जो लिखा है दैट इज लॉस, येलो से लिखा है वो क्या है? अरे भाई, येलो से जो लिखा है वो क्या है यहां पे हमारे लिए है? अवेलेबल मनी आफ्टर सेल। ठीक है, वो भी हिस्से में बांट देते हैं। इसके पास पूरा 50,000 हिस्से में आया, इसको कुछ भी चुकाना नहीं है। इसके पास आया 80,000, तो इसको 20,000 लाना है। इसके हिस्से में आया 1 लाख, तो इसको कितना देना है भाई? 1 लाख और लेके आना है। मतलब इसको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 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 टेंशन इसकी भी बढ़ेगी पार्टनर ए की। देखते हैं कैसे। पार्टनर सी जो है उसे 20,000 देना है, तो पर्सनल का जो भी है खुद से कैश लेके आता है या कुछ बेचता है लेके आ जाता है, मतलब पर्सनल ऐसे अटैच हो गए, तो इसको टेंशन नहीं, इसको टेंशन नहीं। अब ये भाई बंदे के पास सिर्फ 50,000 है, घर बार खुद के नाम पे जो था बेच दिया, 50,000 और भी चुकाना है, तो ये पैसा कौन चुकाएगा पता है? इन दोनों को भी बैर करना पड़ेगा। भाई बिजनेस में सब साथ में थे ना, तो ये चीज पे आएंगे, चिंता वाली बात नहीं। पर इतना ही समझे, पब्लिक ये प्राइवेट डेट्स और फर्म डेट्स क्या है। तो पहले जो फर्म का पैसा जो भी बेच बाच के आया, लोगों को चुका दिया, हिस्सा जो बचा, एक्स्ट्रा जो पैसा बचता है तो पर्सनल एसेट्स लगेंगे। पर्सनल एसेट्स कौन से लगेंगे? जो उस पार्टनर के नाम पे है, और उसकी जो वाइफ, उनकी जो वाइफ है और जो बच्चे हैं उनकी नाम पे जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पे लगने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब आप बोलोगे सर अगर हुआ लॉस, उनको पता चला, पार्टनर ने अपना ट्रांसफर कर दिया, मतलब अपनी प्रॉपर्टी वाइफ और बच्चों पे ट्रांसफर कर दी, तो क्या होगा? तब अलग रूल्स रखते हैं डिसोल्यूशन वाले, वो अलग ही चीजें हैं। वहां पे इंसॉल्वेंसी एक्ट वगैरह लगता है, बहुत सारी चीजें। तब क्या होता है पता है? ऐसे रूल्स है कि साल भर पहले ये टाइम ड्यूरेशन है, उसके पहले जो भी आप एग्रीमेंट करते हो दैट विल बी टर्म एज वाइड, वो माना जाएगा कि आपका ही प्रॉपर्टी था। तो आपने इन इल फेथ में भेजा, गलत सोच की तरह आपने क्या कर दिया, बेच दिया कि लॉस होगा, लोगों को ये बेच के चुकाना पड़ेगा, तो आपका उतना पैसा सेव हो जाए, वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। तो वो तो अभी इतना सब केस 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, आप बस इतना ध्यान में रखो। और ये लिख लो, चाहिए तो मैं रखता हूँ, फिर वो थियरी भी रखता हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ना ये वाला अच्छे तरीके से। ठीक है, और एक बार ये रख लेता हूं आपके लिए मैं, किसी को लिखना होगा, स्टार्टिंग से कुछ मिस हुआ होगा।
देखो आपके बारे में इतना सोचते हैं हम। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ थियरी रिवाइज करना इतना जितना हुआ है, और आगे थोड़ा थियरी तो रहेगा ही रहेगा, आपको पता ही है। अच्छे से थियरी हम करते हैं तभी हम सम पे क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं सॉल्व करने में, ताकि हमें वहाँ पे कोई दिक्कत फेस ना हो और सम्स हमारे सब अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है ना।